नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। यहां आपको मिलती खबर A to Z, पता चलती खबरों के पीछे की असल खबर क्या है। हर खबर जरूरी है, लेकिन इसके पीछे असल खबर जानना उससे भी जरूरी। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। आज का दिन सियासी बखेड़ों का दिन कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। आज के पहले बड़े बखेड़े की बात करते हैं जो अमृतसर में दिखा। अमृतसर से पहली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां खालिस्तान समर्थक संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया। पहले पूरी खबर समझ लीजिए। झंडे, हाथों में तलवार और बेहिसाब भीड़। तस्वीरें अमृतसर की, जहां आज हालात बेकाबू हो गए थे। खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उनके सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतर आए। हजारों की तादाद में आक्रोशित लोगों ने बंदूक, तलवार और लाठियां लेकर अमृतसर में थाना घेर लिया। पुलिस ने उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, जिन्हें तोड़कर वे थाने के भीतर दाखिल हो गए। इस हंगामे में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। अमृतपाल ने अपने समर्थकों से गुरुवार सुबह 11 बजे अजनाला पहुंचने के लिए कहा था, जिसके बाद यहां भीड़ जमा हो गई। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में अमृतपाल, उसके साथी तूफान सिंह समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। इन्होंने अमृतपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले एक युवक को किडनैप कर उसे बुरी तरह से पीटा था। तो आज का जो एक बड़ा सियासी बखेड़ा था, जो दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हुआ और फिर रायपुर तक इसकी चर्चा हुई, उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन इसके पहले ये असल बखेड़ा था जिस पर आपने पूरी रिपोर्ट देखी और ये काफी गंभीर है। अमृतसर में बवाल को आपने देखा, इस पर रिपोर्ट आपने देखी। खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे इस हंगामे के पीछे था। आखिर इस संगठन का इतिहास है क्या, क्यों हमने कहा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण और संजीदा विषय है, आप समझ पाएंगे। डिकोड करते हैं इसे। पंजाब में इस वक्त अमृतपाल सिंह का नाम चारों तरफ चर्चा में। लोग कह रहे हैं कानून से प्रदेश चलेगा या अमृतपाल से चलेगा। वारिस पंजाब दे इस संगठन में बीते साल ही अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी यानी ताजपोशी हुई है। वारिस पंजाब दे एक प्रेशर ग्रुप है, दबाव बनाने वाला ग्रुप, जिसे 2 साल पहले पंजाब के एक्टर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने बनाया था। दीप सिद्धू, थोड़ा सा याद कीजिए, वही हैं जो किसान आंदोलन के वक्त अफसरों से अंग्रेजी में बात करके नेशनल सुर्खियों में आए थे। इसके बाद किसान आंदोलन का एक दौर था जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, तब दीप को लाल किले के हिंसा का मुख्य आरोपी बताया गया था। हालांकि बाद में दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में मौत हो गई और इसके बाद अमृतपाल को इस संगठन का मुखिया बनाया गया। बात अमृतपाल की करें तो अमृतपाल दुबई से भारत आया है। दुबई में वो अपने परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हाथ बटाता था। यहां आते ही अमृतपाल अपनी दमदार भाषण शैली की वजह से सुर्खियों में आ गया। अपने भाषण में वो खालिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलता है। इतना ही नहीं, वो पंजाब के युवाओं को ड्रग्स के जाल से मुक्त करवाने के दावों के साथ में युवाओं को अपने साथ लगातार जोड़ रहा है और असल पंजाब और उसके असल सेंटिमेंट्स की बात करता है। चलिए, एक प्रभावशाली भाषण शैली कैसे अपने साथ लोगों को जोड़ती है। दूसरा हिस्सा इसे भले ही ब्रेन वॉश कहे, लेकिन एक बड़ा तबका इसे एक उद्देश्य पूर्ति के लिए सबसे बड़ा साधन मानता है। यह कला उनके पास है, लेकिन जो कुछ हुआ है क्या वो हित में है, थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। अब उस दूसरे बखेड़े पर हम आएंगे, लेकिन इसके पहले कुछ और विवाद बयानों से उपजते हैं, वो आप तक पहुंचा दें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार का वो दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब इस पर उत्तर देने की पॉलिटिक्स भी दिखी, इस पर भी बयान आए हैं। बीजेपी ने बघेल पर पलटवार किया। जरा देखें क्या बयान था और क्या पलटवार हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां बीजेपी बुरी तरह हारेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में एमपी की जनता शिवराज को पहले रिजेक्ट कर चुकी थी। बाद में उन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में मामा को खारिज कर दिया था, अब वो जोड़ तोड़ करके मामा फिर थोप दिए हैं। जनता वैसे ही उनको रिजेक्ट कर चुके थे। मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। बघेल के बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए दावा किया कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस ने बघेल के बयान का समर्थन किया है। अरे भूपेश बघेल जी से छत्तीसगढ़ तो समझ नहीं रहा, वो अपनी फिक्र कर ले, वो इतने भविष्य वक्ता ना बने। और इस बार छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में तो बन ही रही है। बहुत ठीक कहा उन्होंने कि ये बीजेपी की शिवराज जी की सरकार है, ये चुराई हुई सरकार है। 2020 में हुए तख्ता पलट का दर्द कांग्रेस भुला नहीं पाई है। यही वजह है कि रह रहकर ये दर्द अक्सर जुबान पर आ ही जाता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय बताई, भविष्यवाणी की, जिस पर अब बयान आने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश के बयान और इस पर होने वाली पॉलिटिक्स दोनों को जरा डिकोड कर लें। मुख्यमंत्री भूपेश के बयान के दो हिस्से आप कर सकते हैं। पहला, भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर भविष्यवाणी का। पहले जरा इसी बात पर चर्चा कर लें। बतौर कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो विरोधी भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर बात करें, तैयारी पर बात करें, अपना दावा करें। बीजेपी को भी ये पूरा हक है कि वो सीएम भूपेश बघेल की बातों का खंडन करें, अपने तर्क रखें, अपना दावा करें। एक बात अटल सत्य है, वो ये कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई चीज पहले से फिक्स नहीं की जा सकती। किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है, ऐसा कई दफा इतिहास में देख चुके हैं। कोई भी दल सत्ता से बाहर हो जाता है। मजबूत माने जाने वाले दलों का क्या कई बार हुआ, ये हमने देखा है। अब बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के दूसरे हिस्से की, जिसमें उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरने और बीजेपी की सरकार बनने यानी 2020 वाले वाकये पर टिप्पणी की। सीएम भूपेश के बयान में दम है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को मौका पिछली बार दिया, लेकिन फिर ऐसे घटनाक्रम सामने आए कि बीजेपी सरकार बना गई और अब तक चला रही। बीजेपी को कांग्रेस जितना भी कोसे, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस अपना कुनबा वहां ढंग से संभाल नहीं पाई। ये बात हर कोई समझता है। बहरहाल सीएम भूपेश की भविष्यवाणी जमीन पर कितनी सच के करीब है, कितनी इस भविष्यवाणी के पीछे असल तैयारी, जमीनी फैक्ट्स हैं और कितने विरोधियों पर दबाव बनाने की पॉलिटिक्स, ये वक्त तय करेगा, ये आप जनता तय करेंगे। आज राजधानी रायपुर में देश भर से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा जाहिर है, आप समझते हैं, क्योंकि कल से कुछ घंटों बाद से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 85वां यहां शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट जरा इस पर भी देख लीजिए। ये रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जहां आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा और इसकी वजह रही देश भर से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का रायपुर पहुंचना। कल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में है। कांग्रेस नेताओं का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आने वालों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अंबिका सोनी और शशि थरूर समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आने से मुझे इतनी खुशी हो गई है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और आप लोगों से मिलकर भी बड़ा खुशी हुआ है। I think this is a very important session for the Congress party. It comes at a very important inflection point after the Bharat Jodo Yatra, after the party presidential election, and 1 year before the national Lok Sabha election. So we have a good opportunity. कल से रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर गहन चर्चा होनी है। इसके साथ ही CWC का चुनाव भी हो सकता है। तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन का छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार होना अपने आप में बड़ा अट्रैक्शन है और सारे देश की नजर इस पर है। इस अधिवेशन के राजनीतिक महत्व को हम पहले भी डिकोड कर चुके हैं। आज हम इस अधिवेशन की तैयारी और इसकी भव्यता जरा इसको आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस के 24 से 26 3 दिनों के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए नवा रायपुर, जो कि देश का सबसे प्लान्ड सिटी माना जाता है, उसके मेला स्तर पर 12 से ज्यादा डोम तैयार करके इसकी पूरी प्लानिंग वहां की गई। हर डोम एयर कंडीशनड है, वातानुकूलित है। इनकी कूलिंग क्षमता 350 एसी के बराबर आप आम शब्दों में मान सकते हैं। एसी की पाइपलाइनें बिछाई गई। अधिवेशन के भव्य पंडाल बनकर सज चुके हैं।
जिस डोम में सारे वीआईपी रुकेंगे उसमें एक बड़ा मंच होगा, थीम बेस्ड ये मंच होगा। मंच के आसपास 170 से ज्यादा एसी लगाकर रखे गए हैं। इसके अलावा अन्य डोम्स जो हैं उनमें एक डिनर भोजन का डोम है, एक बैठने के लिए डोम है, मीडिया गैलरी है। सभी डोम एयर कंडीशनड होंगे। अधिवेशन में शामिल होने वाले लगभग 15,000 सदस्य और ड्यूटी में लगे 5,000 लोगों के लिए रोजाना वहीं पर भोजन बनना है। रोज एक टाइम की रोटियां 1 लाख के आसपास बताई जा रही हैं। क्विंटल में चावल बनेगा, दालें सब्जियां पकाई जाएंगी। अधिवेशन में देश भर के कांग्रेसी आ रहे हैं, इसीलिए मेनू में कई राज्यों के डिशेस आपको दिखाई पड़ेंगे। मेहमानों के लिए 1500 से ज्यादा गाड़ियों की व्यवस्था है। नागपुर से 300 इनोवा, दिल्ली से 100 लग्जरी कारें, इंदौर नागपुर से भी लग्जरी बसेस को मंगवाना पड़ा। 3 दिन के अधिवेशन के लिए दर्जन भर वॉल्वो समेत सब मिलाकर 800 छोटी बड़ी बसों का इंतजाम। अधिवेशन में 3000 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है। आईजी इसके प्रभारी हैं, 4 डीआईजी उनको सहयोग देंगे। 1.5 दर्जन एएसपी ड्यूटी पर तैनात वहां आपको दिखेंगे। इसके अलावा 400 जवान ट्रैफिक व्यवस्था अकेले संभालेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये आयोजन स्थल पर कितनी भव्य तैयारियों को अंजाम देने वाला एक टास्क है, जो पार्टी जन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए अब आते हैं उस खबर पर जिस खबर पर आपने दिन भर खबरें देखी, नेशनल लेवल के ऊपर डिबेट देखी, जिसको हम आज का बड़ा सियासी बखेड़ा कह रहे हैं। यह खबर दिल्ली के एयरपोर्ट से शुरू होती है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कांग्रेस के नेता निकल रहे थे। वहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस फ्लाइट से उतारकर गिरफ्तार करती है। पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जब आते हैं उसके पहले उनका उतारकर गिरफ्तार करना यह कांग्रेसियों को रास नहीं आता। खबर देखें। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं, जो आपको अक्सर न्यूज चैनल्स की बहस में कांग्रेस का पक्ष रखते नजर आते हैं। आज पवन खेड़ा सुर्खियों में है क्योंकि उन्हें फ्लाइट से उतारकर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर आ रहे थे। दरअसल पवन खेड़ा ने 20 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में 3 केस दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूरे मामले पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी। कुल मिलाकर अधिवेशन से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी सुर्खियां बन गई। तो यहां 3 बड़े सवाल है। पहला सवाल तो यह उठता है साहब कि क्या वाकई इतने बड़े एक्शन की और इस टाइमिंग पर इस एक्शन की जरूरत थी? बीजेपी के लोग लाख कहें कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि पुलिस क्या करने वाली है, लेकिन क्या ये इतना कोइंसिडेंस है? क्या इतना स्वाभाविक है? ये जनता, पॉलिटिशियन, पार्टियां, नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता अच्छी तरह समझते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यहां साफ दिखाई पड़ता है कि जिस वक्त के ऊपर यह सब कुछ हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन के ठीक एक दिन पहले नेशनल स्तर के ऊपर इस पर पूरा दिन डिबेट हुई है। तीसरी बात यह कि अगर नेताओं के बड़बोले बोल जो कतई कोई उचित नहीं ठहरा सकता, चाहे वो किसी भी संदर्भ में और किसी भी विषय में किसी भी नेता के साथ जुड़ते हो, पर्सनल कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इस पर ऐसी सजाएं तमाम दलों को, विरोधी नेताओं को देनी शुरू कर देनी चाहिए? क्या इस परिपाटी की शुरुआत हो गई है? ऐसे कई एग्जाम्पल पहले भी हैं। इन 3 प्रश्नों के इर्द गिर्द आज की सारी बहस दिखी हैं, जुड़ी रही हैं। उत्तर जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कुछ ही घंटों में स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी इसके कुछ और अंक आना बाकी हैं, ऐसा हमें लगता है। कमलनाथ को, सीएम और उनके बेटे नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ लेने का वीडियो वायरल होने पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को सीएम और नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ लेने वाले वीडियो पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इस पर कमलनाथ ने कहा कि ये तो छिंदवाड़ा में होगा ही, इसमें कौन सी खराब बात है? छिंदवाड़ा में तो होगा, जिन्होंने 42 साल मुझे वोट दिए, 43 साल मुझे वोट दिए, वो तो कहेंगे, वो तो स्वाभाविक है। तो इसमें कौन सी खराब बात है? शपथ के वायरल वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा। वहीं विश्वास सारंग ने कहा कि शपथ से परिवारवाद की बात साफ हो जाती है। पिता पुत्र का छिंदवाड़ा में
कांग्रेसियों के साथ कस्में खाने का वीडियो देखा। पिता मुख्यमंत्री, पुत्र सांसद। परिवारवाद की बात हम कहते हैं वो स्थापित होता है, और मध्य प्रदेश में है सेठ कमलनाथ जी और उनके सेठ बेटे नकुलनाथ जी। इसके अलावा ना कांग्रेस है। परिवारवाद को लेकर बीजेपी पहले भी कांग्रेस को घेरती आई है, फिर शपथ वाले वीडियो को लेकर भला बीजेपी कहां मौका छोड़ती है। तो सवाल ये बनता है कि बीजेपी के कांग्रेस के परिवारवाद के आरोपों में कितना दम है। डिकोड कर लें जरा इसे। पहली बात जो समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी ने बेहद अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद के आरोपों को चस्पा कर रखा है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कोई भी परिवारवाद से बची नहीं है। बीजेपी में कई बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में करियर बना चुके हैं, बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। समाजवादी पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, ऐसे तमाम दल, उनके सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जहां एक परिवार से कई कई पीढ़ियां आती रही हैं। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये कि परिवारवाद भारतीय राजनीति का एक सच है। इसके साथ ही भारतीय राजनीति में व्यक्ति पूजा की परंपरा भी पुरानी है, फल फूल रही है। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। एक लोकतांत्रिक देश में हम निवास करते हैं जहां एक संविधान है जिससे देश चलता है। राजनीतिक दलों से इतनी उम्मीद आम इंसान आप हम कर सकते हैं कि परिवारवाद, व्यक्ति पूजा, ये सब कहीं संविधान पर, उनके नियमों पर और उसकी मंशा के ऊपर कहीं हावी ना हो जाए। लेकिन ये आरोप, जैसा हमने कहा, कि केवल कांग्रेस पर लंबे समय से चस्पा किए जाते रहे हैं। ऐसा करने में बाकी के दल कामयाब रहे हैं और कांग्रेस को इसका तोड़ ढूंढने के लिए कई प्रयास करने पड़े हैं। वो प्रयास करती भी। अगली खबर है राजनीतिक छींटाकशी की। डांस का एक वीडियो जैसे ही सामने आया, इस पर विवाद बढ़ता चला गया। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे से कुछ सवाल पूछे हैं, जो उनका वार था उस पर पलटवार किया। रिपोर्ट देख लीजिए। ये फेसबुक पोस्ट कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो का है। इस पोस्ट के जरिए कमरो ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे पर पलटवार किया है। गुलाब कमरो ने फेसबुक पोस्ट किया कि वाह मैडम जी, आप नाचो तो अच्छा। भाजपा शासनकाल के दौरान दुर्ग स्टेडियम में महिलाओं की ओर से आयोजित सुआ नृत्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक समेत अन्य मंत्री पहुंचे थे, जिसमें सरोज पांडे ने सुआ नृत्य में तत्कालीन सीएम के साथ कमर मटकाई थी। तो क्या दुर्ग स्टेडियम में मदारी नहीं थे वो? एक सीनियर लीडर होने के बाद ऐसे शब्दों का, मदारी जैसे शब्दों का उपयोग करना निंदनीय है। सबसे पहले मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब 2017 में जब दुर्ग में रमन सिंह और पूरे मंत्रिमंडल के साथ हाथ पकड़ के जब नाच रही थी मैडम जी, तो उस समय क्या हुआ? उस समय मदारी नहीं थे वो लोग। अब पूरे विवाद को समझिए। सारा विवाद इस डांस वीडियो को लेकर है, जिसमें गुलाब कमरो नाचते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो का नाम लिए बिना तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ सब नाचने में लगे हैं, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम सब नाच रहे हैं, यहाँ प्रशासन भी विधायक के साथ नाचता है। चलिए, तो एक जनप्रतिनिधि ने दूसरे जनप्रतिनिधि के डांस के वीडियो के ऊपर तंज कसा, तो उन्होंने भी उनका पुराना डांस का वीडियो निकाल कर दिखा दिया कि आपने भी यहां पर कितना डांस किया, किसके साथ किया। वैसे जनता को अपने काम चाहिए, नेताओं की सहजता और उनका ध्यान चाहिए। क्या वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो जनता उन्हें वक्त आने पर जवाब देती। अब आते हैं जनता से जुड़े सीधे मुद्दे पर। जातिगत जनगणना का चर्चा आप बड़ा सुन रहे हैं। इसकी मांग कांग्रेस पार्टी समर्थन के तौर के ऊपर, इस मांग का समर्थन वो कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के जातिगत जनगणना को जरूरी बताने के बयान पर अब नरोत्तम मिश्रा ने मुद्दों को भटकाने वाला बयान बताया। रामचरितमानस पर बवाल खड़ा करने के बाद यूपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की। कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जातिगत जनगणना को आवश्यक बताया। मैंने भी जातिगत गणना की मांग करी है, क्योंकि इस बेसिस में साफ बात, पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाता है। क्यों नहीं किया जाए? इसमें खराबी क्या है, नुकसान क्या है? जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए। कमलनाथ का बयान सामने आने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश का। पहले तो ये बताया वो कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण उनने दिया था कि हमने। कमलनाथ जी कहीं भी जब भी कोई बात बोले तो आप तय मान के चलिए कि वो भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं।
जाहिर है रामचरितमानस विवाद खड़ा करने के बाद जातिगत गणना की मांग को लेकर नया बखेड़ा करने का एक नया प्रयास किया जा रहा है। तो सवाल पैदा होता है, जातिगत जनगणना का सियासी गणित आखिर क्या है? इसे हम जरा आज डिकोड करें। सीधा सीधा कहें तो जाति के आधार पर आप आबादी की गिनती करें, यह हो गई साहब जातिगत जनगणना। यानी किस जाति के कितने लोग निवास करते हैं, कितनी हिस्सेदारी है, कौन वंचित रहा है। जातीय जनगणना से हर बात का पता आप डेटा के मुताबिक लगा पाएंगे। यही डेटा आरक्षण का भी आधार बनेगा। जातियों की उपजातियों का भी पता चलेगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। विपक्ष में रहने पर दल इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब खुद की सरकार आती है तो आनाकानी करते हैं। तकरीबन कुछ पूर्ण शराबबंदी जैसा हाल इस मुद्दे का दिखता है। सत्ताधारी दल को लगता है कि जातीय आधार पर जनगणना से समाज में जाति गुटबाजी बढ़ेगी, उन पर इसका आरोप आएगा। चलिए, फिलहाल हम ये मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि इसका समर्थन करना आज के दौर में एक सियासी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इस डेटा के अभाव में आरक्षण से संबंधित कई सारे मामलों पर पेंच फंसा हुआ है। लेकिन क्या इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा और इसे कौन मुमकिन कर पाएगा, यह भी एक बहस का विषय है। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS 24 और खबरों को डिकोड करने के लिए कल पुनः इसी मंच पर होगी। नमस्कार।